हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खंजन शाह और इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। पूरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पढ़ना, काफी बड़ा क्वेश्चन है। मैं तुमको उसको पूरे क्वेश्चन को इजी वे में, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है। ये सिलेंडर के लिए ऐसा बोला है कि क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है कि ये सिलेंडर को ऐसे रखो कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे सिलेंडर का सेंटर आता हो। मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब क्या बोला हमको कि भाई यहां से पॉजिटिव x में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए और नेगेटिव x में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन के लिए। मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रहा है। यहां देखो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी आ रहा है। भाई यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तरफ इसी डायरेक्शन में। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था? सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था। क्यों? क्योंकि ओरिजिन यहां था और यहां सब कुछ इस तरफ जा रहा था। यहां क्या है? ओरिजिन सेंटर पे सिलेंडर के, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला है। और वहां से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से नेगेटिव की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां कोई चार्ज होगा, कोई चीज होगी, है ना, कोई सरफेस होगी जिसमें यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, यहां भी जा रहा होगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर? ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है। फिर हमको क्या क्या दिया? ये जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो रेडियस दे दी 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 200 न्यूटन पर कूलम। टेक्स्ट बुक के अंदर 200i और -200i। क्या मतलब हुआ? भाई इस तरफ जा रहा है तो 200i और इस तरफ जा रहा है उसको बोलेंगे -200i। तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम बोल दो, बात खत्म हो गई। उसके बाद एरिया वेक्टर की बात करेंगे। ये सर्कुलर सरफेस है अपनी, ये अपनी सर्कुलर सरफेस। भाई ये सर्कुलर सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होता है? तो सर्कुलर सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होता है ना? पता है ना? क्लियर? ये एरिया समझ में आया कि नहीं आया? एरिया भी इसी तरफ। तो यहां से पता चल गया भाई इसका थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ऑब्वियसली, है ना? पता है ना हमको ये पेन, तो ये पेन का एरिया वेक्टर कहां? इस तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ जा रहा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री। सेम यहां देखो, ये भी अपनी सर्कुलर सरफेस और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आया इस तरफ। अगर एरिया वेक्टर इस तरफ आया तो इसके लिए भी थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो ये हुई अपनी राइट सरफेस, ये हुई अपनी लेफ्ट सरफेस और दोनों के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 0। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेट फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मतलब कौन सी हुई? ये वाली और ये वाली। ये तो कौन सी हुई? अपनी सिलिंड्रिकल सरफेस। तो वो तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले दोनों फ्लैट सरफेस के लिए फाइंड कर देते हैं और दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी कि यहां भी थीटा 0 है, यहां भी थीटा 0 है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 200, यहां भी 200, यहां भी एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यहां भी एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि पहला क्वेश्चन जब मैं सोल्व कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है कि फ्लक्स लेफ्ट का इज इक्वल टू फ्लक्स राइट साइड का, दोनों का फ्लक्स सेम। और फ्लक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या ले लेंगे हम? E A cos 0 डिग्री। समझ में आया? लेफ्ट का और राइट का सीधा मैंने लिया cos 0। तो इज इक्वल टू E की वैल्यू पता है कितनी है? 200 इनटू एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इज इक्वल टू 200 इनटू पाई की वैल्यू 3.14 इनटू आर का स्क्वायर, रेडियस 0.05, तो ये हो गया 0.05 होल स्क्वायर। समझ में आ गई? 0.05 होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू कितना फ्लक्स मिला? तो कैलकुलेट कर देते हैं हम। कितना फ्लक्स मिला? तो हमें मिला 200 इनटू 3.14 इनटू 0.05 इनटू 0.05 इज इक्वल टू 1.57। ये वैल्यू मिल गई हमको 1.57 वेबर। तो हमें फ्लक्स लेफ्ट साइड का इज इक्वल टू फ्लक्स राइट साइड का, ये दोनों की वैल्यू 1.57 मिली। ये पहले का आंसर मिल गया। समझ में आया ना? पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, क्वेश्चन ए सोल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन बी की। तो क्वेश्चन बी में क्या सिचुएशन है पहले वो देख लेते हैं। क्या बोला? फ्लक्स थ्रू सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब कौन सी वाली हुई? ये वाली, ये सिलिंड्रिकल सरफेस।
तो भाई यहाँ का फ्लक्स में यहाँ से थोड़ा सा एरिया हमें कट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा बराबर। यहाँ तो हर जगह एरिया वेक्टर डिफरेंट होता है, तो हम क्या करते हैं ऊपर का एक पार्ट कट करके एरिया वेक्टर देख लेते हैं। भाई यहाँ से ये गया एरिया वेक्टर, ये क्या आ गया ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। यहाँ पे हो गया थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। समझ में आया, इन दोनों के लिए 0 डिग्री। ये हुआ अपना ए पार्ट, ये 0 डिग्री मतलब कौन सा वाला हुआ अपना पार्ट ए, क्लियर। ये वाला हुआ अपना पार्ट बी, पार्ट बी कितना हुआ ये 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ तो हम क्या कर देते हैं पार्ट बी के अंदर सिलेंड्रिक है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए सिर्फ यही काम करना है। तो क्या कर दिया फाई सी, सिलेंड्रिकल सरफेस का सी लिख दिया हमने। फाई सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा ई ए cos 90, पर हम जानते हैं cos 90 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो फाई सी की तो डायरेक्टली वैल्यू 0 रख देनी है, यहाँ कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कितना है ए, अच्छा अगर होता मान लो कि ये 0 डिग्री ना होता, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ना होता, तब मैं ई की वैल्यू रखता, फिर एरिया की वैल्यू में रखता, सिलेंडर का एरिया में रखता, और फिर क्या करते ना हम 2 पाई आर एल वाला कॉन्सेप्ट, 2 पाई आर एल, इसलिए हमको यहाँ पे लेंथ दी हुई है, पर उसका कोई मीनिंग नहीं बचा। अल्टीमेटली वो आंसर पूरा cos 90 इज इक्वल टू 0 होना था, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो पूरी बात खत्म हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन सी हमको क्या पूछा, सी क्या पूछा, नेट फ्लक्स मतलब टोटल पूरा फ्लक्स कितना होने वाला है। तो पूरा फ्लक्स कितना होने वाला है जरा देखो, तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई लेफ्ट का प्लस फाई राइट का प्लस 5 सिलिंड्रिकल सरफेस का। तो फाई इज इक्वल टू लेफ्ट का, लेफ्ट साइड का कितना है 1.57, उतना का उतना ही राइट साइड का भी 1.57 प्लस फाई सी सिलिंड्रिकल सरफेस का कितना 0। भाई 1.57 प्लस 1.57 इज इक्वल टू कितना आता है 3.14 वेबर। मतलब यहां से हमको ये फ्लक्स मिल गया 3.14। क्या मिल गया हमको, टोटल पूरा फ्लक्स कितना होता है ये हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब करना है चार्ज फाइंड करना है हमको। भाई चार्ज फाइंड करना है, लास्ट न्यूमेरिकल में किया, सेम न्यूमेरिकल है, कुछ नया नहीं है, खाली फोकट के 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए है, बाकी टोटल फ्लक्स बोला होता और चार्ज बोला होता, क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो अब क्या ये हो गया सी। अब डी, क्वेश्चन डी में क्या बोला, चार्ज फाइंड करना है, जैसा लास्ट न्यूमेरिकल में किया था सेम कॉन्सेप्ट। क्या किया था हमने, किस तरीके से किया था, गॉस लॉ से किया था। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q को सब्जेक्ट बना देंगे, चार्ज फाइंड करना है तो q इज इक्वल टू फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट। q इज इक्वल टू फाई की वैल्यू 3.14 इनटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इनटू 10 रेज़ टू -12। तो q इज इक्वल टू 3.14 इनटू 8.85 इज इक्वल टू 27.79। ये आ गया 27.79 इनटू 10 रेज़ टू -12 कूलम। ये हमको मिल गया नेट चार्ज। समझ में आ गई पूरी बात, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर। क्या हुआ भाई, सिंपल सा लास्ट थियरी में और इस थियरी में कहां डिफरेंस था। चलो मैं डिफरेंस यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, कहां डिफरेंस था भाई। लास्ट थियरी जो थी वहां पे क्या था, लास्ट न्यूमेरिकल जो था वहां पे क्या सिचुएशन थी, ये ओरिजिन था और जो हमने जो सरफेस बनाई थी वो सरफेस इस तरीके की थी, जो सरफेस बनाई थी वो सरफेस एग्जैक्टली इस तरीके की थी। समझ में आ रही बात, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट में डिफरेंस कहां है, तो यहां सब कुछ पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे जा रहा था। तब क्या प्रॉब्लम हुआ था कि यहां का जो एरिया वेक्टर था वो इस तरफ था पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी तरफ था, और यहां का एरिया वेक्टर राइट में था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में था। यहां का एरिया वेक्टर लेफ्ट में था पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में था। समझ में आई बात। तो एक आंसर नेगेटिव आया था और एक आंसर पॉजिटिव आया था। यहां क्यों दोनों आंसर पॉजिटिव आए, क्या रीजन, क्योंकि यहां ऐसा बोला कि सेंटर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रहा है और कुछ इस तरफ आ रहा है। तो सेंटर से इस तरफ वाला यहां पे लेफ्ट में आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर भी लेफ्ट में, इसलिए इसका भी एंगल 0, और यहां पे राइट में और एरिया वेक्टर भी राइट में, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ था 180, और यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ था 0। इसलिए 0 वाला पॉजिटिव बना था और 180 वाला नेगेटिव बना था। फिर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था
और फिर आंसर लाए थे। तो क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल में इतना छोटा सा डिफरेंस है। बाकी तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन फोकट के है, हमको अगर वो सिर्फ नेट फ्लक्स पूछता तो भी हमको दोनों साइड का फाइंड करना ही पड़ता, सिलिंड्रिकल फाइंड करना ही पड़ता और फिर तीनों का समेशन करना पड़ता। तो ये उसने अलग अलग पूछ लिया और नेट तो पूछा ही, तो क्लियर हो गया बराबर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अब जो एक लास्ट थियरी और एक लास्ट न्यूमेरिकल हमारा बचा है वो इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।